आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशियो कल्चरल और इन्वायरमेंटल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। जैसा कि आप सबको मालूम है, 1 जुलाई 2024 को 3 नए फौजदारी कवानीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाफिज किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से अंग्रेज़ी हुकूमत के दौर के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC, इंडियन पिनल कोड IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले चुके हैं। लेकिन आज हम सिर्फ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी और दिल्ली पुलिस अकेडमी से DCP उमा शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सो वेलकम टू आवर प्रोग्राम सर। आप लोगों से आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में। आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया कानून आया है कितना अलग है CRPC से। तो आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे DCP साहब, जो ये नया कानून आया है, ये कितना फ़र्क है? जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया है, ये CRPC से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से कितना अलग है? यदि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो CRPC में 484 सेक्शंस थे और साथ ही 37 चैप्टर्स में ये सेक्शंस बटे हुए थे जी। जबकि यदि आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखेंगे तो ये टोटल जो सेक्शंस है वो 531 हैं और ये 39 चैप्टर्स में बटे हुए हैं जी। पूरे यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखें तो इसमें 11 नए सेक्शंस जुड़े हैं, जिसमें विभिन्न टाइप के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं जो आगे डिस्कशन होंगे। इसके अतिरिक्त जो पुरानी संहिता थी, मतलब जो सेक्शंस थे वो उसमें बहुत सारे सेक्शन एज इट इज रखे गए हैं, लेकिन उसमें 85 सेक्शंस में थोड़े मॉडिफिकेशन हुए हैं जी। इसी ढंग से अलग अलग सेक्शंस में जो प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़े थोड़े बदलाव की गई है, ताकि ये प्रक्रियाएं जो वर्तमान के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसको आत्मसात कर सके, जो लॉ के डिफिनेशन समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसको आत्मसात कर सके, जो समाज की सोच है, जो समाज की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है, उसको आत्मसात कर सके। इस ढंग से इसमें परिवर्तन किए गए। ये बताया उमा शंकर जी ने कि क्या फ़र्क है CRPC में और जो नया कानून आया है उसमें। आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर सुरेंद्र जी की जो ये नया कानून आया है ये क्या ऑफ़र करता है, अगर हम एक आम आदमी के लिए बात करें, और कितना अलग है, कितना बड़ा चेंज आपको दिखाई देता है? देखिए, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता या भारतीय न्याय संहिता को अगर एक नए रूप में देखें तो पहली बार एक आज़ाद देश ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों को न्याय देने के लिए, अपने अपराधियों को दंड देने के लिए एक अपने देश की आवश्यकता के मुताबिक एक नया कानून बनाया। इसमें मैं नहीं समझता इसको पुराने कानून से कंपैरेटिव एनालिसिस करके हम इसका महत्व समझ सकेंगे, बल्कि हमारे हिसाब से ये जो भारत के उभरते भारत की जो नई तस्वीर है, बुलंद तस्वीर है, इसमें जो क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल करने के लिए पुलिस को जितना सक्षम होना चाहिए, न्याय व्यवस्था को जितना पारदर्शी होना चाहिए और लोगों को न्याय मिले भी, दिखे भी और महसूस भी हो, इन तीनों समस्याओं का समाधान करके भारत सरकार ने एक नया प्रयास किया है जो युगांतकारी है अपनी अप्रोच में, नया है अपने थिंकिंग में और टेक फ्रेंडली है, जिसको हम बोलते हैं कि फॉरेंसिक फ्रेंडली है। बहुत सारे इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो इसलिए मैं इसको एक युगांतकारी परिवर्तन मानता हूँ क्राइम एंड क्रिमिनल कंट्रोल में जी। और दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि शुरुआत में ही कि ऐसा क्यों ज़रूरी था जी। हम जो पुरानी दंड व्यवस्था थी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि इसमें इतने सेक्शन थे, इतने चैप्टर थे, अब उनको बहुत रेशनलाइज कर दिया गया है ताकि चैप्टर और सेक्शन इकट्ठा हो। नए नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसा कि हमारे अभी पुलिस ऑफिसर बताएंगे कि साइबर अटैक है, टेररिज्म है, बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले नहीं थी। आज की बदलती हालात को देख के उनको या तो प्रिज्यूम करके इंटरप्रेट किया जाता था या पुलिस पावर के हिसाब से देखा जाता था। अब उन सारी चीज़ों को साफ साफ कर दिया गया है।
प्रोसीजर ऐसे बनाए गए हैं ताकि लोगों को लगे कि हमको हमारे साथ न्याय हो रहा है, और बहुत सारी सहूलियतें हैं जो नागरिकों के लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जी, डीजी सुरेंद्र जी बता रहे हैं कि चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश की गई है, कन्वीनियंस बढ़ाने की आम आदमी की कोशिश यहाँ पर की गई है। जानते हैं डीसीपी साहब से, डीसीपी साहब आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से सिटीजन फ्रेंडली प्रोविजंस इसमें किए गए हैं, यह आपसे समझना चाहेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कई सिटीजन फ्रेंडली प्रावधान है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जीरो FIR। कहीं पे होता है तो उसे ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसे जिसका जुडिक्शन बनता था उस पुलिस स्टेशन में जाए, वह कहीं भी नियर बाई पुलिस स्टेशन में जा सकता है और जाके अपने अपराध के बारे में जानकारी दे सकता है, और कंसर्न पुलिस स्टेशन उसमें जीरो FIR दर्ज करके जिस भी पुलिस स्टेशन में जुडिक्शन बनता है वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देगी। इन्वेस्टिगेशन आप जहाँ मुकदमा दर्ज कराते हैं वहाँ नहीं होगा, बल्कि वहाँ होगा जहाँ पे उनका जुडिक्शन बनता है। जी, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि कई बार आपके साथ कोई अपराध हो जाता है और आपके इसको जानकारी इसके बहुत बाद में होती है। बड़े शहरों में आप एक जगह से बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं, या रेल यातायात में, हवाई यातायात में आप एक शहर से दूसरे शहर में आ जाते हैं और आपको जानकारी लगती है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ जिस शहर में हैं आप वहाँ पर शिकायत दर्ज करें और आगे की कार्रवाई हो सकती है। सिमिलरली एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है ऑनलाइन FIR का। यदि किसी को भी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, IT का एडवांसमेंट भारत में बहुत अधिक है, इसका उपयोग करते हुए ऑनलाइन शिकायत का प्रावधान है। उस ऑनलाइन शिकायत के आधार पे आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसमें प्रोविज़न है कि 3 दिन के अंदर शिकायतकर्ता उस पर सिग्नेचर करें। पुलिस को यदि ज़्यादा ऑफेंस लगता है, ज़्यादा संगीन अपराध लगता है, तो निसंदेह कार्रवाई तुरंत प्रारंभ होगी और विक्टिम को हम ट्रेस करके उन तक पहुंचेंगे और आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जी, डीजी साहब आपसे समझना चाहेंगे, जैसे कि कहा कि काफ़ी सिटीज़न फ्रेंडली इस कानून को बनाने की कोशिश की गई है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। कितनी ज़रूरत थी इसको, इसका मॉडर्न अडेप्टेबिलिटी जो इसमें देखने को मिल रही है, कितनी ज़रूरत थी और क्या कुछ इसमें मुश्किल आ सकती है, क्या आपको लगता है? देखिए, जैसे हमने शुरू में बताया, क्राइम एंड क्रिमिनल्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। अपना देश एक कॉन्टिनेंटल कंट्री, हमारा 6 लाख गांव हैं, 785 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इतनी बड़ी आबादी में कौन कहाँ कब किस चीज़ का शिकार हो जाए जी, ये भगवान न करे, लेकिन होता तो है। अब नागरिक को ये जानना जरूरी नहीं कि हमारे साथ जो क्राइम हुआ है वो किस पुलिस स्टेशन में है, मैं कहाँ रिपोर्ट करूँ, किससे पूछूँ। और एक तो है कि वो उसके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है, दूसरे साथ वो सिस्टम जनित जो प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट वी कॉल इट प्रोसेस एज ए पनिशमेंट, उसका भी शिकार होता था कि मैं कौन सा थाने में जाऊं, उसको पहले बताना पड़ेगा कि आपके थाने में ही हुआ है। थाना वाला भी हो सकता है कि उसमें आनाकानी करे, हिला हवाली करे कि मामला ठीक नहीं है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और भारत की व्यवस्था को देखते हुए, हमारे नागरिकों की सहूलियत को देखते हुए जो आमूल चूल परिवर्तन किए हैं, जैसे प्राथमिकी दर्ज करना, कहीं से भी किसी जगह पे एनीवेयर एनी टाइम, एक देश एक संविधान एक विधान, तो एक तरीके का FIR भी होना चाहिए, ये इस कानून ने करके दिखाया है। दूसरा, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, ऑनलाइन आज हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़े हैं। आप जान रहे हैं कि बैंकों से लोग जुड़े हैं, सरकार बहुत सारी स्कीमों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है। तो अगर पैसा लेना देना इतना आसान है तो किसी खिलाफ शिकायत करना, अपने खिलाफ हुए अपराध के बारे में मामला दर्ज कराने में सहूलियत क्यों ना हो। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत है, उसको देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने को भी इन्होंने ईमेल या आप SMS से, जैसे बता रहे थे, किसी और तरीके से, आधुनिक तरीके से हम अपने FIR कर सकते हैं। तो ये दोनों कहीं से भी और किसी माध्यम से भी, आप व्यक्तिगत रूप से जाके भी तो कर ही सकते हैं, जो पहले पुरानी व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं वो बहुत ही नागरिक केंद्रित हैं और जन आधारित, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस इज द ओनली गुड गवर्नेंस, एनी अदर गवर्नेंस इज ओनली मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम। तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये जो न्याय व्यवस्था है इसमें भी इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा गया। यहाँ पर आपसे डीजी साहब समझना चाहेंगे, आप IIPA के DG हैं, अगर हम पूछें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी ज़रूरत समझी जा रही थी इस चेंज की, क्योंकि कॉलोनियल टाइम से ये जो लॉज थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो चले आ रहे थे, आप कितनी ज़रूरत इसको समझ रहे थे, कितनी बड़ी ज़रूरत थी और कितना बदलाव, चेंज आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज आर्ट ऑफ मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट।
किसी भी नौकरशाही का मतलब होता है कि सरकारी की जो व्यवस्थाएं उनका सफल क्रियान्वयन करे। हम कानून नहीं चुनते हैं, कानून को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके जो प्राविधान है उसको हम सहजता से नागरिकों की सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम आज़ाद हुए, जब एक क्रिमिनल लॉ या एविडेंस एक्ट या आईपीसी जितने भी एक्ट हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए गए थे। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि समाज में व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसका उन कानूनों का मुख्य उद्देश्य था कि राजतंत्र सुरक्षित रहे, राजा के ऊपर कोई बवाल ना हो, राजा को अपने काम करने में कोई नागरिक उसमें बाधा ना बने। तो राजतंत्र को या ब्रिटिश शासन को सुरक्षित करने के लिए प्राविधान बनाए गए थे। नागरिक की सुरक्षा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमको 70-75 साल लगे इसको परिवर्तन करने में। देर आए दुरुस्त आए, एक है। दूसरा जो परिवर्तन किया गया है नागरिकों के हितों को देख के, नागरिकों की ज़रूरतों को देख के हुआ है, शासन या राष्ट्र की सुरक्षा को देख कर नहीं हुआ है। अगर नागरिक को किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड, उसके अपराधी को दंड मिलना चाहिए। और नागरिक जो व्यवस्थाओं का शिकार हो जाता था, बहुत सारे लोग, जैसे हमारा कोई छोटा नुकसान हो जाए तो हम पुलिस के पास नहीं जाते थे कि यार प्रोसेस है, बहुत सारा झमेला है, क्यों जाएं। आज उसको साहस होगा कि हमारी पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, नागरिक सुरक्षा के लिए है, और हम उसके मित्र बनना चाहते हैं। बहुत सारे नए प्रोविज़न इसलिए आए हुए हैं, चाहे कम्युनिटी सर्विस हो, चाहे सिटीजन फर्स्ट हो, चाहे पीपल फर्स्ट हो, या सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो। इसमें दंड विधान भी उतनी आवश्यक है जितना कि वेलफेयर या डेवलपमेंट। और जब जैसा बोलते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी भी तो उतनी ही ज़रूरी है जितना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, इनमें कोई बाधा विघ्न नहीं है, जैसा कि मुझे दिखता है। जब हम नए कानून बना रहे हैं, बहुत सारे परिवर्तन कर रहे हैं, तो अपने लिए न्याय व्यवस्था हम क्यों न अपनी रखें। और ये इस कानून व्यवस्था का एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है जिसे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। तो आपने कहा कि नागरिक सुरक्षा, इस पर फोकस किया गया है। दंड की जगह से अब न्याय की तरफ शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पनिशमेंट से हम यहाँ जस्टिस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे डीसीपी साहब समझना चाहेंगे किस तरह का शिफ्ट दंड से न्याय या फिर हम कहें पनिशमेंट से जस्टिस की ओर देखने को मिलेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों में बहुत स्पष्ट तौर पर ये शिफ्ट दिखता है कि कैसे हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। इसमें सबसे जो पहला है विक्टिम का डिफिनीशन है, उसे एक्सपैंड किया गया है जी। जैसे पहले चार्ज फ्रेम के आधार पे ही कोई विक्टिम करार दिया जाता था, चार्ज फ्रेम होने के बाद अब इनिशियल दौर से ही ये विक्टिम होगा। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि नाले में फंस के कुछ लोग जान चली गई। अब ऐसे सेक्शन में, ऐसे समय में जो कंपनसेशन है उसकी प्रक्रिया तब शुरू होती थी जब चार्ज फ्रेम हो जाए। तो अब चार्ज फ्रेम से पहले ही कंपनसेशन हो सकता है। इसी ढंग से विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात की गई है, ताकि आप अक्सर सुनते होंगे कि गवाहों को तोड़ दिया जाता है, गवाह मुकर जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है। राज्यों को कानून बनाने की बात कही गई है। इसी ढंग से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई बार जो पुराने प्रावधान थे उसमें ये प्रोविजन नहीं था कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता था तो उसकी क्या चार्जशीट है या उससे संबंधित जो सारे दस्तावेज है वो विक्टिम को नहीं दिया जाता था, जबकि एक्यूज्ड को उसकी कॉपी मिलती थी कानूनन, जबकि विक्टिम को ऐसा नहीं मिलता था। ये बहुत बड़ी कमी थी, इसको दूर किया गया है। अब हम विक्टिम को भी पूरे जो चीज़ चार्जशीट की कॉपी है या जो भी दस्तावेज कोर्ट में दिया गया है उसकी एक कॉपी देंगे। इसलिए कई बार लोग मुकदमा तो दर्ज करा देते थे, बट उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्रेस के बारे में उन्हें नहीं पता होता था और वो बहुत परेशान होते थे। अब ये कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया है कि आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वह 90 दिनों के अंदर पूरे जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसकी पूरी प्रगति के बारे में विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को बताए, ताकि लोग अंधेरे में ना हो और अपना यदि शिकायत में कोई और समस्या है तो उसको अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने रख सके। इसी ढंग से एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है सेक्शन 107 के तहत। इसमें यदि जैसे कोई क्रिमिनल किसी ऑफेंस से प्रॉपर्टी बनाता है तो यह प्रोविज़न है कि यदि आयोग को ऐसा लगता है कि यह प्रॉपर्टी किसी क्राइम से बना है तो इसकी सूचना वह कोर्ट को देगा। कोर्ट अपनी कार्रवाई करके यदि ये पाती है कि यह सूचना, ये जो प्रॉपर्टी है वो क्राइम के कारण बना है, तो वह कंसर्न डीएम को यह आदेश दे सकती है कि इस प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जाए, इसका ऑक्शन किया जाए, और उससे जो राशि प्राप्त हो वो एक विक्टिम है तो एक को, और एक से अधिक विक्टिम है तो उनमें बराबर उसके अनुपात में बांट दिया जाए, और यदि कोई राशि बचती है तो उसे राजकोष में जमा किया जाए। जी,
तो हमने ये बात की किस तरह से ये एक आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा जो नया कानून आया है। इसी पर और बात करते हैं, डीजी साहब से समझने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर देखा गया डीजी साहब की अगर आम आदमी की बात करें तो काफ़ी नाराज़गी देखने को मिलती है सरकारी महकमे में। ऊपर जब हायर पोजीशन पे जो लोग होते हैं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उस पे कहाँ तक आपको रोक लगती दिखाई दे रही है? कहाँ तक आपको लगता है जो ग्रीवियंसेस हैं आम आदमी के वो यहाँ पर ख़त्म होते दिखाई देंगे, जो उनका बिलीफ सिस्टम था वो फिर से स्ट्रेंथन होगा इस लॉ के आने के बाद? देखिए, जब हम देश इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, तो लोगों के अंदर आज लोग एस्पिरेशनल हैं, आकांक्षी हैं। जब आकांक्षी होंगे तो क्राइम एंड क्रिमिनल भी तो आकांक्षी हैं, उनको भी लगेगा कि अब जब पैसा बन रहा है तो मैं भी कुछ न क्यों ना चोरी कुछ इधर उधर कर लूँ। तो क्राइम की संख्या बढ़ेगी। हर बार हम दोष देते थे कि पुलिस सही समय पर नहीं पहुंची, पुलिस ने ये काम नहीं किया, पुलिस ने वो काम नहीं किया। हम व्यवस्था को ही दोष देने लगते थे, जबकि व्यवस्था के पास इतने अधिकार हैं क्या, व्यवस्था को इतना साधन संपन्न या शक्ति संपन्न बनाने की कानूनगत कार्यवाही हुई है क्या? ये बहुत बड़ी कमी थी हमारे अधिनियमों में। और इस अधिनियम में एक बहुत बड़ा प्रयास ये भी किया गया है कि पुलिस को सक्षम, पुलिस को सार्थक, पुलिस को सशक्त किया गया है ताकि अपराधियों के अंदर भय भी हो। कारण भय से भी न्याय होता है। न्याय केवल यही नहीं है कि हमारी किसी ने एक आंख निकाल ली, उसके दोनों आंखें निकाल ली जाएं तब मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। वो तो ट्रांजैक्शनल हो गया तो सारा संसार अंधा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसको उसकी सज़ा मिली, सज़ा प्रोपोर्शनेट हो, डिसप्रोपोर्शनेट ना हो, सज़ा अपराध के अनुसार हो, अपराध के हिसाब से हो, और पुलिस भी उसमें तत्परता के साथ काम करे, टाइम बाउंड एक्शन ले। जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि विक्टिम और एक्यूज दोनों को समान अधिकार दिया गया है डॉक्यूमेंट एक्सेस करने का। ये एक ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव भी है कि ऐसा ना लगे कि मैं विक्टिम मैं हूँ और सारा साक्ष्य प्रोसिक्यूशन शायद सही तरीके से हो सकता, कभी कभी गलतफहमी की वजह से अपराधी के पक्ष में या उसके पक्ष में ज़्यादा लगे। तो दोनों तरीके से लगेगा कि किस तरह से हमने जो अपराध FIR किया है और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, दोनों किस तरह से एक दूसरे से तालमेल कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया तथ्य विक्टिम के पास हो सकता है कोई नया तथ्य इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने छूट दिया हो, जानबूझकर या अनजाने में छूट गया हो। तो अगर दोनों एक तरीके से एक ही वेवलेंथ पर रहेंगे तो शायद जो व्यवस्था से जो न्याय निकलेगा वो अपराधी और विक्टिम दोनों को सहज से एक्सेप्टेबल होगा। और ये भी एक न्याय का तरीका है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। और शायद इस जो ट्रांसपेरेंसी से है, जो स्पष्टता आई है, जो ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड दोनों तरफ से आएगा, इसका फ़ायदा नागरिकों को मिलेगा और शासन के प्रति भी लोगों को तो श्रद्धा आएगी कि हम शासन किसी के विरुद्ध नहीं है या हम अपराधी के सब पक्ष में नहीं हैं, हम विक्टिम के पक्ष में हैं। और जितना ही हम इन्वेस्टिगेट टाइमली करेंगे, त्वरित ढंग से करेंगे, साइंटिफिक तरीके से करेंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि हम केवल दंड ही दिलाना हमारा अधिकार नहीं है, हमको न्याय मिला। और न्याय से समाज में शांति बनती है। न्याय समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। कारण लोग अगर जैसे हमारा कोई हमने किसी ने हमारे साथ अपराध किया, उसको दंड मिल गया, थोड़ा बहुत मिल भी गया अच्छा खासा, लेकिन हमको लगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, तो एक व्यवस्था के प्रति असंतोष होता है, जो कि धीरे धीरे असंतोष बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इस सब चीज़ों में भी हमको फ़ायदा मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार ने पुलिस को सशक्त करके, व्यवस्था को सशक्त करके और सक्षम करके लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, जो एक सुखद प्रयास है। बिल्कुल सुखद प्रयास है जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ऐसे में भारत के सिटीज़न को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से किस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए? आपसे जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी। देखिए, उम्मीद तो सरकार नागरिकों की सुरक्षा देना तो प्रथम कर्तव्य है जी। चाहे वो बाहरी आक्रमण से हो जिसके लिए हम फौज रखते हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो जिसके लिए पुलिस या और बहुत सारी व्यवस्था होती है, या जुडिशियल सिस्टम सारा बना है लोगों को न्याय देने के लिए, लोगों को न्यायिक व्यवस्था, ताकि सरकार, समाज और बाजार नियमों के अनुसार चलें, किसी की इच्छा के अनुसार न चलें, चाहे अपराधी उसका नियंत्रण न हो बल्कि न्याय का नियंत्रण हो। तो ये तो जरूरी है हर समाज में, यही सभ्य समाज की आवश्यकता है और यही किसी भी डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी की ये आधार बिंदु है। हम खाली डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन ही नहीं होता है, लोगों को न्याय मिले, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, उसमें जस्टिस को उतना ही बढ़ा महत्व दिया गया है जितना कि
आत्म सुरक्षा को। तो जस्टिस इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, और अगर जस्टिस मिलता है, लोगों को न्याय मिलता है, तो सरकार, समाज, बाजार तीनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और ये सरकार का बनाने का उद्देश्य ही है कि लोगों को कि दैहिक सुरक्षा हो। दैविक सुरक्षा हम नहीं कर सकते, भौतिक तापा डॉक्टर देखते हैं, लेकिन दैविक भौतिक तापा राम राज्य ही काहू नहीं व्यापा। लेकिन आज के तरीके हम सुराज की बात करें, स्वराज की बात करें, सुशासन की बात करें, तो लोगों को नागरिक सुरक्षा एक अत्यंत आवश्यक कदम है, विकास के लिए भी और विकास के साथ भी। तो सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। बहुत बड़ा कदम है नागरिक सुरक्षा की ओर। और यहाँ पर आपसे डीसीपी साहब समझना चाहेंगे, जैसा कि आप कह रहे थे कि सिर्फ जस्टिस की बात होनी ही नहीं चाहिए, जस्टिस दिखना भी चाहिए। इसके लिए किस तरह का प्रोविज़न इसमें किया गया है? कि ये नॉर्मली जो देखा जाता है कई बार कि जस्टिस मिलने में बहुत डिले हो जाता है, या इसी ढंग से एक बात होती है अक्सर, हाँ सुनते हो कि तारीख पे तारीख पड़ती है। तो इन सारी चीज़ों में जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि जो स्पीडी जस्टिस है वो सुनिश्चित हो। इसमें सबसे बड़ा बात है, जो पहली बात है, ऑनलाइन प्रोसीडिंग, ट्रायल एंड प्रोसीडिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें जैसे कोई विक्टिम दूसरे शहर में हो तो पहले उसे फिजिकली उस कोर्ट में आना पड़ता था, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विक्टिम किसी दूसरे शहर में हो तो राज्य द्वारा डेजिग्नेटेड प्लेस पे वो चले जाएं और वहाँ से उनका विटनेस का प्रोसेस जो है, जो भी ट्रायल का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। इसी ढंग से अन्य विटनेस भी या कोई एक्सपर्ट हैं उनका भी जो प्रोसीडिंग है वो ऑनलाइन तरीके से पूरा हो सकता है। तो इससे जो पूरी न्याय की गति है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। इसी ढंग से आप देखते होंगे कई बार FSL के एक्सपर्ट होते हैं या पुलिस पदाधिकारी होते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरे शहरों में चले जाते हैं। अब उनको फिजिकली आने में कई बार कई समस्याएं होती है, वहाँ भी उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में न्याय मिलने में डिले होता था। तो अब ये सुनिश्चित किया गया है कि अब ऐसे जो FSL एक्सपर्ट हैं या पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये अपना बयान, वो अपने पूरा प्रोसीडिंग ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसी ढंग से कई टाइमलाइन भी डिसाइड किए गए हैं जो जाके बार बार जो डिले होता था उसे रोका जा सके। जैसे कि आप सुनते होंगे कई बार छोटे छोटे कारणों से एडजर्नमेंट ले लिया जाता था, तो पूरी प्रोसीडिंग में, पूरे ट्रायल के दौरान सिर्फ 2 एडजर्नमेंट की बात की गई है। इसी ढंग से डिस्चार्ज एप्लीकेशन मुलजिम द्वारा लगाया जाता था, और वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन कई मुलजिम हो, मल्टीपल मुलजिम हो तो अलग अलग समय पर लगाया जाता था। तो उसके लिए भी 60 दिन की पूरी टाइमलाइन बता दी गई है कि चाहे जितने भी मुलजिम हो 60 दिन के अंदर उनका डिस्चार्ज एप्लीकेशन लग जाना चाहिए। जो चार्ज फ्रेमिंग है उसमें कई बार बहुत समय लगता था, तो अब चार्ज फ्रेमिंग के लिए 60 दिन का समय निर्धारित किया गया है। तो इस ढंग से कई टाइमलाइन बताए गए हैं। इस टाइमलाइन से ये होगा कि जो जस्टिस है वो विजिबल हो जाएगा, लोगों को समय रहते जस्टिस मिल सकेगा। जी बिल्कुल। डीसीपी साहब, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, जो ये नया लॉ आया है, नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है, उसमें पुलिस का रोल काफ़ी चेंज हुआ है। किस तरह से रोल यहाँ पर पुलिस का चेंज हुआ है वो आपसे समझना चाहेंगे। आपने देखा कि ये पूरे प्रावधान में प्रोएक्टिव पुलिसिंग की डिमांड है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग में आप, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ऑनलाइन FIR का प्रोविज़न है, तो लोग यदि ऑनलाइन शिकायत करते हैं तो उसकी तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। 0 FIR है तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपका जुडिक्शन है या नहीं है, आपको तुरंत कार्रवाई प्रारंभ कर करके जो कंसर्न जुडिक्शन है वहाँ तक भेजना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस यदि टाइमलाइन है तो टाइम बाउंड यदि प्रोसेस है तो पूरी पुलिसिंग सिस्टम को, पूरा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसे स्पीड से उसको काम करना होगा ताकि समय रहते न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो सके। इसी ढंग से एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न किया गया है कि कोई भी जो सर्च एंड सीजर है वो उसकी वीडियोग्राफी होगी। अक्सर हाँ पुलिस पे इस ढंग का आरोप लगता था कि झूठा एविडेंस दिया गया है या पुलिस द्वारा गलत साक्ष्य रख दिए गए हैं। तो अब ऐसे समय में जब चूँकि पूरी प्रोसेस जो है वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इस ढंग से आप अलग अलग है जो प्रोविजंस है उसके द्वारा पुलिस को प्रभावी बनाया गया है। प्रभावी बनाने के साथ साथ उसको जिम्मेवार बनाया गया है। जी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो बढ़ गई है एक तरीके से पुलिस महकमे की। आप क्या कहेंगे DG साहब, पुलिस का रोल और कोर्ट का रोल, क्या डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा? CRPC और नए कानून की अगर बात करें तो क्या डिफरेंसेस हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर आदर्श तरीके से देखा जाए
तो न्याय एक सेवा है जी। जस्टिस इज अ सर्विस। कस्टमर्स डिजर्व दिस सर्विस, पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम शुड प्रोवाइड दिस सर्विस। तो कोई सर्विस अगर ये सर्विस है तो सर्विस के एक समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। मुझे भूख आज लगी है, खाना कल मिलेगा या परसों मिलेगा, वो तो कोई सेवा नहीं हुई। अपराध मेरे साथ आज हुआ है, मेरा अपराधी मेरे साथ यहीं सामने खड़ा होकर मेरे को मतलब चिढ़ा रहा है और उसको पुलिस देख नहीं रही है, कभी FIR नहीं हुआ है। ये सब चीज़ों से व्यवस्था के प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ता है। इसलिए समय सीमा के अंदर अगर न्याय मिले तो ये न्याय एक सेवा की तरह देखा जाएगा। न्याय केवल एक जुडिशियल प्रोसेस या प्रक्रिया के अंदर उलझ कर नहीं रहेगा। जैसा आप पूछ रहे थे, अभी बता रहे थे हमारे मित्र, तारीख पे तारीख, ये इल्ज़ाम नहीं है, सच्चाई है। 5 करोड़ केसेस हैं, अगर एक एक केस में 3-3 लोग दोनों पक्ष से हैं तो 6 लोग हुए, 6×5 = 30, लगभग 40 करोड़ लोग दिन भर खाली या साल भर न्याय की तलाश में घूम रहे हैं। अगर 140 करोड़ के देश में 30 करोड़ लोग खाली न्याय खोजेंगे तो बाकी देश की प्रगति में कब काम करेंगे? तो अगर त्वरित न्याय होता है और त्वरित न्याय व्यवस्था करती है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड चार्ज फ्रेम हो, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और डिजिटल फोरेंसिक जिसकी बात कर रहे थे, ताकि किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम न आए कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। कारण जब किसी के यहाँ सर्च एंड सीजर होता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, या सोना था पीतल हो गया, पीतल था सोना हो गया, या हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। उनकी लाइफ स्टाइल अलग है लेकिन दिखा रहे हैं कुछ और है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये है, वो है। तो जो न्याय होना चाहिए, जो नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर टाइम बाउंड हम इन्वेस्टिगेशन कर ले जाएंगे और कोर्ट भी उसमें टाइम बाउंड फैसले सुनाने लगेंगे तो लोगों का विश्वास और भी बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए हमको और कोर्ट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद पुलिस स्टेशन भी बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन FIR होंगी, SMS पे FIR होगी, WhatsApp FIR होगी, बहुत नए नए तरीक़ों से FIR होगी। हो सकता है अलग अलग भाषाओं में हो। मैं तेलुगु में FIR कर रहा हूँ दिल्ली में, दिल्ली का पुलिस ऑफिसर हो तो तेलुगु नहीं जानता हो या कोई भी भाषा नहीं जानता, तो उसको बहुभाषी और मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना पड़ेगा ताकि वो सब चीज़ों को देख सके, समझ सके और सही तरीके से समझ सके। कारण भावनात्मक होता है कि हम FIR लिखाने वाला कोई इतना बड़ा एडवोकेट तो नहीं है, वो सब चीज़ें ध्यान से नहीं रख पाता है। लेकिन जब पुलिस उसको देखेगी या कोर्ट उसको देखेगी तो कोर्ट तो रूल ऑफ लॉ के एंगल से देखेगी। तो जो सही है वो दिखना चाहिए और जो सही उसी आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ मान लीजिए झूठा FIR है, कोई केस नहीं बनता है, लेकिन दूसरे पक्ष को डराया जा रहा है या उसके कुछ और भी उद्देश्य अलग हैं, या कभी कभी होता है कि पीपल बार्गेन फॉर समथिंग एल्स। कम से कम ऐसे केस में अगर ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्टिगेशन होगा तो दोनों पक्ष को त्वरित न्याय मिल सकता है। कारण जस्टिस डिलेड इज आल्सो जस्टिस बरीड, बट जस्टिस हरीड इज आल्सो जस्टिस बरीड। तो बहुत बड़ा एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा। इसके लिए पुलिस व्यवस्था को, न्याय व्यवस्था को और पूरी सरकार को इसको तरोताज़ा तरीके से देखना पड़ेगा। और शायद वो प्रयास हुआ है और इसी प्रयास से हम इसका मतलब जो सर्वमंगल मांगल्य की नीति से चल रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल, फ़ायदा मिलेगा लोगों को। जिस तरह के चेंजेस किए गए हैं नए कानून में, यहाँ पर आपसे DCP साहब समझना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि पुलिस महकमे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी हैं, पावर बढ़ी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। जैसे कि DG साहब ने भी कहा कि FIR कई जगह से कई लैंग्वेजेस में होगी। यहाँ पर आपको किस तरह की दिक्कतें दिखाई देती हैं या मुश्किलें दिखाई देती हैं, या क्या ज़रूरतें आप लोगों को, किस तरह का असिस्टेंस चाहिए होगा, किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए होगी? अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तीनों क्रिमिनल लॉ आने के बाद से ही ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। खासकर यदि मैं ट्रेनिंग में हूँ और दिल्ली पुलिस में देख रहा हूँ तो शुरुआत से ही पूरे ट्रेनिंग पे फोकस था। इसमें जैसे बुकलेट बनाए गए, क्या नए प्रावधान हैं और पुराने प्रावधानों के साथ उनकी तुलना, ताकि लोग उसको ठीक से याद रखें, आप साथ कर सकें। क्योंकि अभी भी मुकदमे पुराने एक्ट के पुराने कानून के हिसाब से भी चलते रहेंगे। तो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी के साथ बताया गया है ऑफिसर से लेकर के नीचे के पुलिसकर्मियों तक, ताकि वो दोनों चीज़ें याद रखें, दोनों कानूनों को याद रखें और आगे की कार्रवाई ठीक ढंग से, बेहतर ढंग से सुरक्षित हो। इसी ढंग से जैसा एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात है और उसके प्रिजर्वेशन की बात है, तो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने E-प्रमाण ऐप डेवलप किया है ताकि जो एविडेंस हो, डिजिटल एविडेंस हो, उसको ठीक से सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही डिजिटल एविडेंस की ट्रेनिंग देना भी एक नए हालात के हिसाब से ज़रूरी था। तो किस ढंग से डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाए, उसका प्रिजर्वेशन हो, ताकि कोर्ट में उसके लीगल सैंक्टिटी के रूप में कोई कमी ना आए। तो इन सारी चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी गई है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ई-साक्ष्य ऐप बनाया जा रहा है, जिसमें पूरी का पूरा प्रोसेस जो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है वो अच्छे से अपलोड हो सकेगा और वो प्रिजर्व होगा, ताकि कोर्ट भी उसको देख सके और उसके हिसाब से निर्णय ले सके। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग का काम भी चल चुका है और काफ़ी चेंजेस हुए हैं, काफ़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, जिसके लिए कि ट्रेनिंग लगातार शुरू कर दी गई है। यहाँ पर डीजी साहब, अब हम जब बात कर रहे हैं नए कानून की, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो अगर हम CRPC की बात करें, हम कॉलोनियल एरा का जो ये लॉ था उसकी बात करें, तो अपने व्यूअर्स के लिए मैं समझना चाहूँगी कि कैसे ये आम जो नागरिक था, आम जनता है, उसके हक में नहीं था, उसके लिए फेवरेबल नहीं था। क्या कमियाँ आपको उसमें दिखाई देती थी? नहीं, कमियाँ दो तरीके से थी। एक था कि बहुत सारे अपराध डिफाइंड नहीं थे, जैसे टेररिज्म है, साइबर क्राइम है, हेट स्पीचेज हैं, बहुत सारे ऐसे नए नए तरीके हैं कि कारण आज अपराध करने के तरीके बदले हैं, अपराधियों की संख्या बदली है। आज इंटेलिजेंट अपराधी आ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं, डिजिटल आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। अगर ये चीज़ें नहीं थी तो इसको उस समय सोचा भी नहीं जा सकता था, तो इसको हम कमी नहीं कह सकते, वो समयानुकूल ही नहीं था। तो वो कमियाँ लेकिन थीं जी। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको आज ज़रूरत नहीं है, जैसे राजद्रोह है। जब राजा ही नहीं तो राजा खिलाफ द्रोह कैसा? आज शासन के खिलाफ अगर कोई भारत तोड़ो की ना बात करता है तो वो अलग बात है, लेकिन राजद्रोह तो नहीं है। तो इसलिए ऐसे अपराधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता थी और शायद इन्हीं सब तथ्यों को देखकर भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रयास किया है कि हम समयानुकूल कानून बनाएं और जो पुराने कानून हैं जिनका नागरिकों की सुरक्षा से या नागरिकों की प्रताड़ना से संबंध है, वो उन कानूनों को हम हटाएं, ताकि हम कानूनों को नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप बना सकें। और जो नागरिक प्रगति में बाधा वाले कानून हैं, जो बिना मतलब बिना बात के किसी के संदेह के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लोगों को हैरान किया जाए या लोगों से एक्सट्रैक्ट किया जाए, लोगों को एक उनकी सुरक्षा की भावना, असुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा की जाए जबकि उनका कोई अपराध नहीं है, इन सब चीज़ों से मुक्ति का मार्ग इसमें दिखता है और मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी बात है नई व्यवस्था में। जी बिल्कुल, तमाम अच्छी बात है नई व्यवस्था में, जैसे कि डीजी साहब कह रहे हैं। डीसीपी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, जो ये बदलाव किए गए हैं, तो क्या हम कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं? स्वाभाविक रूप से कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। जैसा कि आपसे पहले डिस्कशन में मैंने बताया कि बहुत सारे जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हुए हैं। तो जब ऑनलाइन प्रोसेस होने से ये फ़ायदा होगा कि जो लोग हैं, जब जैसे मान लीजिए कि कोई न्यायिक प्रक्रिया है वो 3 या 4 साल या 5 साल लंबी चल रही है, तो ऐसे में जो विक्टिम है वो भी अपना स्टेटमेंट जब वो ट्रायल के दौरान बोलते थे तो चेंज हो जाता था, उनका कुछ कुछ उनमें डेविएशन आ जाता था। इसकी वजह से वो एविडेंस उनके अगेंस्ट जाता था या उस पूरे केस के को थोड़ा सा प्रभावित करता था, मतलब बुरे उनके फेवर में नहीं होकर के उनसे दूर चला जाता था। अब यदि ये पूरी प्रक्रिया यदि ऑनलाइन हो जाएगी, सरलता से हो जाएगी, तो लोगों को जल्दी जब अपना विटनेस देंगे बिल्कुल सही स्टेटमेंट देंगे और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी ढंग से आप देखें तो एक बहुत बड़ा प्रावधान जो किया गया है वो इन एब्सेंशिया ट्रायल का प्रावधान किया गया है जी। अब जैसे कई अपराधी भगोड़ा घोषित हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं, अरेस्ट से बचते हैं, भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे केसेज में कि लोग विदेश भाग गए, मुकदमा दर्ज हुआ या मुकदमा की प्रोसेस चल रहा था उससे पहले ही वो विदेश भाग गए। ऐसे में मुश्किल ये होता था कि यदि आप एक्स्ट्राडिशन के तहत, प्रत्यार्पण के तहत उनको लाने की कोशिश करें तो जो कंसर्न देश है वो पूछता था कि क्या यह आपका अपराधी है। तो भारतीय लॉ डिफिनीशन के हिसाब से वो चूँकि उस पर ट्रायल चल ही नहीं सकता था उनके एब्सेंस में, तो वो कभी पूरी तरीके से मुलजिम घोषित ही नहीं हो पाता था। अब इन एब्सेंशिया ट्रायल का प्रोविज़न है, यदि कोई अपराधी भाग जाता है तो उसके एब्सेंस में भी ट्रायल चलेगा, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको लीगल एड दिया जाएगा और वो अपनी बात रख सकेंगे यदि वो भगोड़ा अपराधी नहीं आता है तो, और प्रोसीडिंग के बाद उसे मुलजिम करार दिया जाएगा, उसे सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसे उसके बाद उसका एक्स्ट्राडिशन जो है आसान हो जाएगा। देश में भी रहते हुए कुछ लोग इसका प्रावधानों का दुरुपयोग करते थे कि देख लेते हैं ट्रायल में क्या होता है और ट्रायल के बाद फिर अपीयर होना। तो अब ऐसे मुलजिम के चूँकि अगेंस्ट यदि वो ट्रायल तक नहीं आते हैं, अपना ट्रायल का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, वो अपराधी घोषित कर दी जाते हैं, तो उनके अगेंस्ट जाएगी ये सारी चीज़ें। इसी ढंग से अपील के लिए भी ये प्रोविज़न किया गया है कि अपील जब तभी होगा ऐसे सज़ा सुनाने के बाद जब वो फिजिकली अपीयर हो जाएं जी। तो ये एक बहुत बड़ा
कदम होगा ऐसे अपराधियों पे निगरानी के लिए। जी बिल्कुल, तो तमाम सारे चेंजेस किए गए हैं, सिटीज़न फ्रेंडली बनाने की कोशिश की जा रही है। डीजी साहब, तमाम चेंजेस किए गए हैं जिससे कि जो आम नागरिक हैं उनकी सुविधाएं बढ़ सकें, उनको ज़्यादा कन्वीनियंस हो सके। यहाँ पर ये चेंजेस किस तरह की डिमांड एक आम जनता से करते हैं? उनको किस तरह से अलर्ट रहने की ज़रूरत है या रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो आया, इसके साथ साथ एक और स्टेप सरकार ने लिया था, जन विश्वास एक्ट 1, जन विश्वास एक्ट 2, जिसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। वो भी एक त्वरित न्याय का एक तरीका है जी। अगर हर जगह हम हर अपराध के लिए सिर्फ फांसी देंगे तो अपराध थोड़ी रुकेंगे। हर अपराध का प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए। मान लीजिए आपसे हमने कोई रिपोर्ट मांगी, FIR मांगा, उसकी कॉपी मांगी, आपने कॉपी नहीं दिया, उसको वी कैन ट्रीट इट एज ए नॉन वेलेबल ऑफेंस। तो उससे तो अपराधों की संख्या नहीं कम हो रही ना, लेकिन एक संख्या बढ़ जा रही है अपराध की। तो हम चाहते हैं कि समाज सुधार के लिए काम हो, इसलिए जन विश्वास 1 और जन विश्वास 2 एक्ट को भी इस नागरिक सुरक्षा के साथ देखना चाहिए, जिसमें कि सरकार ने बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, जिसमें क्रिमिनल या जेल प्रोविजन थे, उनको हटा के कंपनसेशन या जो कंपाउंडिंग प्रोविज़न लाए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रयास है, कारण वी आर ए ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री। हमारे हर चीज़ के लिए एक नया कानून है। आज तो ज़रूरत है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और बाहर देशों में हो रहा है, रूल एज ए कोड, एल्गोरिदमिक जस्टिस हो, कि रोबो कोर्ट्स आ सकें, रोबो जजेज आ सकें, आप एविडेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से एनालाइज कर सकें ताकि उसके 2 पक्ष ना हों। तो एक नए कानूनी व्यवस्था के प्रति पूरा संसार बढ़ रहा है, और भारत भी भारतीय नागरिक सुरक्षा के बाद आगे जो डिजिटलाइजेशन होगा, जैसे इन्होंने बताया कि साक्ष्य है, तो साक्ष्य हमने आपका एविडेंस ले लिया, लेकिन एविडेंस पन्ना खो गया। अब ये पन्ना नहीं कहीं खोएगा, साक्ष्य के अंदर रहेगा। तो आज नहीं तो कल उसको पढ़ा जा सकता है। हो सकता है किसी ने अंग्रेजी में लिखा हो, उसको उड़िया में कोई सुनना चाहता है, दैट कैन बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इंग्लिश टू ओरिया। तो जज को भी उसको सुनने में आसानी रहेगी, और जो विक्टिम है उसको भी लगेगा इसने जो बोला है, जज साहब ने तो उसको अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसका महत्व या मायनर या मतलब वही था जो विक्टिम ने बताया या जो अपराधी ने बताया, या उसका कोई मतलब और था। तो जो भाषांतर जो त्रुटियाँ होती थी, भावों के भाषा और भाव को लेके जो त्रुटि हो सकती थी न्याय में, जैसा कि बताया, समझ का फेर हो सकता है, या डॉक्यूमेंट सही जगह पे नहीं मिला, तो उसके नाते कभी कभी कुछ अपराधी छूट जाते थे। तो डिजिटलाइजेशन होने से ये सब का फ़ायदा होगा। आज तो हमने एक अभी किताब पढ़ी थी, नॉइज, एक किताब आई है अमेरिका में रिसर्च होके, कि अगर कानून, FIR और इन्वेस्टिगेशन दोनों को लगा के AI टूल से आप न्याय करना चाहें तो 15 मिनट के अंदर एक जजमेंट एक मशीन लिख सकती है। बाद में उसको एडवोकेट या जजेज उसको देख सकते हैं कि ये न्याय संगत है कि नहीं है, और शायद ऐसे जजमेंट हम जल्दी से जल्दी करा भी सकते हैं। खासतौर से सिविल प्रोसीजर में तो ये हो ही सकता है, जहाँ ज़मीन और उसकी बातें होती हैं। अब क्रिमिनल लॉ में भी शायद आगे, आज नहीं तो कल आए। आज भी देखिए, जैसे आप व्हीकल, पहले था कि आप ट्रैफिक लाइन क्रॉस करते हैं तो आपको पुलिस पहले FIR करेगी, फिर आपको कोर्ट में बुलाएगी, फिर आप मानेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं मैं तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। आज है डिजिटल, आपको फास्टैग में आपको आ जाता है कि आपने ये लाइन क्रॉस करी है, आपको 1500 रुपये जुर्माना देना, आप 1500 रुपये भरिए, यू आर फ्री। एंड देन सरकार का भी काम होगा, अगली बार आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह डिजिटलाइजेशन होने से कोर्ट पर भी भार जो है थोड़ा कम हो सकता है, मुझे लगता है, लेकिन पुलिस पर भार बढ़ेगा जी। कारण उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत बड़े प्रयास चल भी रहे हैं। हमने IGOT में देखा है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन में, BNS, BSS जो तीनों कानून नए आए हैं, इन पर बहुत अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस एकेडमी की तरफ से भारत सरकार के वेबसाइट पर है। बहुत सारे अफसर उनकी ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, और पूरा समाज जाना है, न्याय व्यवस्था के बारे में जानने का सबको हक भी है और आवश्यकता भी है। सब कुछ किया जा रहा है ईज़ ऑफ सिस्टम के लिए कि सब, और आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी आएगी, तमाम पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं व्यवस्था में। आपसे यहाँ पे DCP साहब समझना चाहेंगे, चैलेंजेस किस तरह के दिखाई देते हैं आपको? कई प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो CRPC और जो नया कानून है उसमें ओवरलैप दिखाई देता है, और किस तरह के चैलेंजेस आपको इसमें दिखाई देते हैं इम्प्लीमेंटेशन? जैसे अभी मैंने बताया कि ये ज़रूरी है कि सारे सर्च एंड सीजर हो, वो उसका डिजिटल एविडेंस हो,
कई बार कानूनी प्रक्रिया तो ठीक है, बट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए, या इसी ढंग से आपने रिकॉर्डिंग कर ली, उसे आपको अपलोड करना है, नेटवर्क नहीं हो। शहरों में तो आसान हो जाता है, रूरल एरियाज़ में कई जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो साइमल्टेनियसली अपलोड नहीं हो सकता। तो इस ढंग के टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसका जल्दी निवारण हो जाएगा। इस ढंग से एक प्रावधान किया गया है कि जहाँ भी 7 साल या उससे अधिक कोई कॉल आता है जिसमें कि लगता है कि सज़ा 7 साल या इससे अधिक का है ऑफेंस, तो ऐसे जगह पे एफएसएल एक्सपर्ट ज़रूरी हैं। तो आप अभी जो नंबर ऑफ़ ऑफेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो एफएसएल एक्सपर्ट की कमी है थोड़ी, ये कमी भी समय के साथ दूर हो जाएंगी। तो इस ढंग के जो चैलेंजेस, जो शुरुआती दौर के चैलेंजेस हैं, वो शुरुआती दौर के हैं, वो आई थिंक बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जी, शुरुआती दौर के चैलेंजेस हैं जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। आपको क्या लगता है रिजी साहब, किस तरह के चैलेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं? क्या कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है? क्योंकि जो 1 जुलाई 2024 से पहले के केसेस हैं वो सीआरपीसी के तहत चलेंगे, और जो 1 जुलाई के बाद के हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत चलेंगे। तो आपको लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग में, कुछ समझने में कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर हो सकता है? देखिए, कन्फ्यूजन है तो नहीं, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट तो किया जा सकता है। एक कहावत है कि there is no problem which is bad enough which you can't make it worse enough through mismanagement। तो संभावनाएं तो हर जगह हैं, हर चीज़ का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो इसलिए ये त्रुटिहीन है या सब कुछ शांति से सुरक्षित तरीके से हो जाएगा कहना शायद आज के तारीख में बेईमानी होगा। लेकिन जिस तरह से रेडीनेस है गृह मंत्रालय की, पुलिस विभाग की जो तत्परता है, BPRND की जिन्होंने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण प्रोग्राम बनाया हुआ है, भारत सरकार ने जिसमें इसमें महत्व दिया है, इससे लगता है कि जो आरंभिक कुछ संदेह हो सकते हैं, लेकिन तत्परता में कोई, तल्लीनता में या तैनाती में कोई त्रुटि नहीं है, न दिख रही है। कारण 1 जुलाई से कानून लागू हो गए हैं, FIR होने शुरू हो गए हैं, किसी कोई खास ग्लिच तो अभी तक नहीं आई है, नहीं तो मीडिया अब तक हमारी ज़िंदगी को सब कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा होता। एक है। दूसरा, जो पुराने कानूनों में जो पुरानी व्यवस्था में चलेंगे और जो नई व्यवस्था में चलेंगे, इसमें क्राइम एंड क्रिमिनल हैज़ नॉट बीन रीडिफाइंड, ओनली प्रोसेस हैज़ बीन चेंज। प्रक्रिया में सुधार हुआ है, इसको और वैज्ञानिक बनाया गया है। तो जो नए अपराध 1 जुलाई के बाद लागू होंगे उनको भी हम साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन पुराने अपराधों में हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेट ना करें ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो चाहे तो हम नई व्यवस्था को पुराने कानूनों में भी हम कहीं न कहीं उस साक्ष्य को और अधिक मजबूत करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इतना है कि उनके जो उस समय के जो नियम थे वो उस नियम के अनुकूल होने चाहिए। आज के जो क्राइम एंड क्रिमिनल होंगे उनको नए नियमों के अनुकूल पुलिस व्यवस्था को, प्रोसिक्यूशन को, सबको प्रूव करना पड़ेगा, और शायद एडवोकेट्स को भी, जस्टिस को भी, बहुत सारे समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। कुछ टाइम जरूर लगे, लेकिन इसमें मेरे कोई कन्फ्यूजन या दुविधा या कोई दो मत या द्विमत नहीं लगता है। जी, ये थोड़ी टीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बल्कि लेकिन जो कानून बनाया गया है वो बिल्कुल सिटीज़न फ्रेंडली है और बहुत स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। कुछ ट्रेनिंग और की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है, कुछ लोगों को और पुलिस महकमे में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। DCP साहब, आपने जैसे कहा था कि शुरुआत में सिटीज़न फ्रेंडली है ये जो नया कानून है, उसमें जो प्रोविजंस बनाए गए, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे महिलाओं और सीनियर सिटीजन्स के लिए किस तरह के प्रोविजंस किए गए हैं? महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए कई बहुत ही आसान प्रोविज़न है। जैसे खास करके दुर्भाग्यवश किसी महिला के अगेंस्ट अपराध हो जाता है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिसे हम बोलते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा प्रावधान ये किया गया है कि वो उनका जो स्टेटमेंट होगा वो उनके मन पसंदीदा जगह पर होगा। उन्हें थाने आने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने घर पे चाह सकते हैं, या उनको लगता है कि घर के अतिरिक्त भी कोई जगह है जहाँ वो सुरक्षित हैं या ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उनका स्टेटमेंट और सारा जो प्रोसेस है वहीं पे होगा। इसी ढंग से यदि रेप विक्टिम है तो उसका मेडिकल होता है, तो यह जिम्मेदारी होती है मेडिकल टीम की कि उसकी जो रिपोर्ट है वो 7 दिनों के अंदर दे दें। इसी ढंग से विटनेस के दौरान भी, यदि जो विटनेस की प्रक्रिया होती है, इनके दौरान भी महिलाओं के लिए ये प्रोविज़न्स हैं कि उनको उनकी मन पसंदीदा जगह पे ही उनका विटनेस की प्रक्रिया होगी। ट्रायल के दौरान भी यदि वो ऑनलाइन भाग लेना चाहें तो ऑनलाइन भाग ले सकती हैं। तो इस ढंग से उनको बहुत सुविधा होगी, वो आसानी से अपनी बात को रख सकेंगे। इसी ढंग से अधिक जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो महिला पदाधिकारियों द्वारा होता है। यदि उनके ट्रायल के दौरान भी यदि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, यदि पुरुष हैं, तो वहाँ पे भी स्टेटमेंट के दौरान महिला
को होना ज़रूरी रहेगा, तो इन सबसे उन्हें सुविधा होगी। सिमिलरली सीनियर सिटीजन के संदर्भ में भी देखा जाए तो उनको विटनेस के लिए थाने आने की ज़रूरत नहीं है, उनके मन पसंदीदा जगह पे, उनके रेसिडेंस पे या दूसरे जगहों पे किया जा सकता है जहाँ उनको चॉइस है, तो इस ढंग से उन्हें भी बहुत सुविधा होगी। जी, काफ़ी सारी सुविधा देने की कोशिश की गई है, काफ़ी सारे सिटीज़न फ्रेंडली प्रोविजंस नए कानून में किए गए हैं। आपसे डीजी साहब एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। भारतीय नागरिक की सुरक्षा हो और सुरक्षा के लिए नई संहिता जो 2023 में कानून बनी, इसका अनुपालन ठीक से हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में त्वरित और वैज्ञानिक तरीके से काम हो, यही इस नए कानून की अपेक्षा है। इससे समाज में भी एक कानून के प्रति, व्यवस्था के प्रति लोगों को विश्वास बढ़ेगा, नागरिकों को भी लगेगा कि हमारे साथ न्याय न केवल त्वरित होगा बट दंड के बजाय न्याय पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, उन खूबियों को समय परिभाषित करेगा, ये खूबियाँ कहाँ तक जनमंगलकारी हैं, और अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन भी आएंगे। हमने भारतीय संविधान को 100 से ज़्यादा बार संशोधित किया है, तो क्रिमिनल लॉ में या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें अगर कई अड़चने आएंगी तो उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है समय समय पर। बट अभी जिस तरह से चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसके वर्तमान अवस्था में किसी आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत गहन विचार विमर्श के बाद किया गया है, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया गया है, पुलिस व्यवस्थाओं के साथ परामर्श करके किया गया है, जजेस के साथ, जस्टिस के साथ, एडवोकेट के साथ, बहुत सारे स्टेक होल्डर ने सबको कंसल्ट करके किया गया है। तो इसमें कोई खामी अभी तक नज़र नहीं आ रही है। अगर कुछ त्रुटियां सामने परिवर्तन इसके प्रयोग करते समय आएंगी तो सरकार निश्चित रूप से उस पर ध्यान देगी और शायद ध्यान दे भी रही होगी। जी बिल्कुल। आपसे भी डीसीपी साहब एक कंक्लूडिंग रिमार्क। हाँ, यदि पूरी प्रक्रिया देखें तो सरल है। जो चैलेंजेस की बात हो रही है वो सिर्फ प्रारंभिक दौर की हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं है। और जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए हैं या जो नई परिस्थितियाँ डेवलप हुई उसके अनुसार की गई हैं। जैसे डिजिटल एविडेंस आज के ज़माने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी। डिजिटल एविडेंस को प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान्यता देना, इवन कि यदि उसकी साइमल्टेनियसली यदि कई कॉपी हो रही हैं तो उन सारी कॉपीज में से किसी एक कॉपी को भी डॉक्यूमेंट्स के रूप में मान्यता देना, ये ऐसी प्रोविजंस है। ऑनलाइन अलग अलग चीज़ों को समाहित किया जाना पूरे प्रोसेस में। जो जन आकांक्षाएँ हैं महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, उन सारी चीज़ों को शामिल करने से यह जो पूरा के पूरी जो संहिता है वो व्यापक रूप से उपयोगी है। और जो पुरानी संहिता में समय के साथ जो थोड़ी कमियां आई थी उसे पूरी तरीके से इसमें दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल। डीसीपी उमाशंकर जी, डीजी साहब सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोनों मेहमान मौजूद थे, हम बात कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे। उनका कहना है कि आज के दौर की ज़रूरत जो थी उनको इस कानून में समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है। टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है, साथ ही सारे प्रोसेस को बहुत ही साइंटिफिक बना दिया गया है और ये सब किया गया है। सिटीज़न फ्रेंडली प्रोविजंस को इसमें शामिल किया गया है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपको हमारी आज की पेशकश कैसी लगी, कैसा लगा प्रोग्राम, आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।